Students, at first a very nice good morning to all of you. So I hope all of you are enjoying the video lectures. So last time we discussed the atomic models and we started that topic, and two models we discussed. The first one is watermelon model and the second one is Rutherford model. ठीक है बेटा, तो आज तीसरा मॉडल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड मॉडल, दैट इज़ बोहर मॉडल ऑफ एन एटम. क्यों ज़रूरत पड़ी बोहर मॉडल ऑफ एटम की? क्योंकि हमने देखा कि वाटरमेलन मॉडल में क्या बताया गया था कि पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है एक स्पेस में है और उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं, और वो मॉडल फेल हो गया था क्योंकि उससे हमें कोई स्पेक्ट्रा का आइडिया नहीं मिला था. लेकिन रदरफोर्ड मॉडल थोड़ा सा सक्सेसफुल माना गया क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल से हमें आइडिया मिला इस सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसीलिए अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हो गए थे, रिबाउंड बैक हो गए थे. और जो अल्फ़ा पार्टिकल पाथ से गए वो क्या हो गए, वहाँ से रिपल्शन हो गया उनके बीच में. तो जिससे पता चला कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और काफ़ी सारी अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं अनडाइवेटेडली एटम के अंदर से निकल गई थे. तो जिससे पता चला कि बहुत सारा एम्प्टी स्पेस वहाँ पे है. लेकिन कुछ कमियां भी थी बहुत सारी, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन जो है प्लंज कर जाएगा न्यूक्लियस के ऊपर, ठीक है ना, अगर रदरफोर्ड मॉडल को फॉलो किया जाए. तो उन कमियों को दूर करने के लिए बोहर ने 1913 में नील बोहर ने एक मॉडल दिया, ठीक है ना, जिसको हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हैं. तो बोहर ने सबसे पहले क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो न्यूक्लियस में एक सर्कुलर पाथ में घूमते हैं. बिल्कुल सही बात है, एक सर्कुलर पाथ में घूमेंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ. लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बोहर का क्या है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में तो घूमते हैं, लेकिन सर्कुलर पाथ का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी घूम रहे हैं. इलेक्ट्रॉन उसी पर्टिकुलर पाथ में घूमेगा जहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके, h/2 के. यानी जब इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH/2 के इक्वल होगा जहाँ पर भी, तभी इलेक्ट्रॉन वहाँ पे घूमेगा. NH/2 का मतलब है कि n जो है, अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू मैं 1 रखूँ तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना आएगा, h/2, ठीक है ना. तो जब h/2 मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का तभी वो फर्स्ट ऑर्बिट में घूमेगा. अगर इससे ज़्यादा कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा. सेकंड ऑर्बिट में जब n की वैल्यू 2 रखूँगा तो मेरे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, h/π. तो इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 मैं कितने भी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के लिए जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, फिजिक्स में आएगा. अगर किसी इलेक्ट्रॉन का मास m है और वो v वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, और कहाँ पे, जिसकी रेडियस है r, यानी न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन की उसको मैंने रेडियस बोला, तो उस सर्कुलर पाथ में जब घूमेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, mvr, जो इक्वल होना चाहिए किसके, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 के. इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n की वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे. तो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए बोहर ने बताया जो रदरफोर्ड की कमी थी. रदरफोर्ड की कमी क्या थी कि रदरफोर्ड ये नहीं बता पाया था, जब क्लार्क मैक्सवेल ने उससे क्वेश्चन पूछा कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, जब वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो वो तो एनर्जी रेडिएट करेगा, तो वो तो न्यूक्लियस पे गिर जाएगा, तो एटम तो होना ही नहीं चाहिए, एटम तो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है ना. अब यहाँ रदरफोर्ड फंस गया और रदरफोर्ड इस बात का जवाब नहीं दे पाया, और इसी बात का जवाब फिर बाद में 1913 में नील बोहर ने दिया कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर घूम रहे हैं. जब इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है तो वो रेडिएशन एमिट नहीं करता और वो न्यूक्लियस पे नहीं गिरेगा. लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन अपना घर छोड़कर, अपना ऑर्बिट छोड़कर स्पेस के अंदर आ जाए तो वो क्या होगा, एनर्जी रेडिएट करना स्टार्ट कर देगा. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमेगा तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमेगा तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, ठीक है ना. इसलिए वो न्यूक्लियस के ऊपर नहीं गिरता और इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही घूमेगा. कौन से ऑर्बिट में, जहाँ पर उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 के इक्वल होना चाहिए. तीसरा पॉइंट क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, अगर उसको एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाए, एनर्जी का मतलब है कि वहाँ पे फोटोन डाल दिया जाए, लाइट दे दी जाए उसको, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा. और जब उसके पास एनर्जी आएगी तो वो क्या करेगा, जंप करके हाई ऑर्बिट में जाएगा. भाई ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है ना. तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हाई ऑर्बिट में जाएगा, ठीक है ना. तो कैसे,
नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये हमारे पास, ये बेटा मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन एटम क्या होता है, सर्कुलर आपको बनाना है बिल्कुल, ठीक है ना। तो यहाँ पे सपोज करो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी गई यहाँ से, ठीक है ना, और जैसे इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, ये कहाँ चला गया, हाई एनर्जी में चला गया। और जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाता है एनर्जी एब्जॉर्ब करके, तो क्या देता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। उसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आता है, कब आएगा लो एनर्जी में, जब वो एनर्जी एमिट कर देगा, रेडिएट कर देगा, अपनी एनर्जी को लॉस कर देगा, ठीक है ना, तब वो कौन सा स्पेक्ट्रम देता है, एमिशन स्पेक्ट्रम। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब फिक्स्ड पाथ में न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में घूमता है, तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस को हमने क्या कहा, रेडियस। सपोज करो इस इलेक्ट्रॉन का मास है m और ये v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे है पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन तो यहाँ गिर जाना चाहिए, ठीक है ना। यही तो पूछा गया था रदरफोर्ड से, लेकिन रदरफोर्ड के पास इसका आंसर नहीं था। तो एक दूसरा रीज़न मैं ये भी दे सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन जब चार्ज पार्टिकल एक फिक्स्ड पाथ में जब घूमता है सर्कुलर पाथ के अंदर, तो उस टाइम पर वो एक आउटवर्ड फोर्स भी लगाता है, जिस आउटवर्ड फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, mv²/r। और न्यूक्लियस जिस फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, दो चार्ज के बीच के फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे, तो चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है Z²/r²। Z इज़ द एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। तो होता क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों यहाँ पे क्या होते हैं, EFOA इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, CF इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं। और इक्वल होने की वजह से ये न्यूक्लियस चाहता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, लेकिन उतना ही फोर्स ये बाहर की तरफ जब लगाता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ न्यूक्लियस के ऊपर गिर नहीं पाता, प्लंज नहीं कर पाता, जिसको बोहर ने प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन जो है क्यों नहीं गिरता न्यूक्लियस के ऊपर। एक तो रीज़न यही है, और दूसरा रीज़न हमारा क्या है, जो हम सेकंड पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं, कि इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ में घूमता है। कौन से फिक्स्ड पाथ में, जहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के इक्वल होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यही हमारा बोहर मॉडल है, ठीक है बेटा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए बोहर मॉडल में, कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो नेगेटिव होगी अकॉर्डिंग टू द बोहर हाइपोथेसिस। हम ये कह सकते हैं बेटा कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, ठीक है ना, ऑर्बिट के अंदर, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जो एनर्जी है हम उसको मान के चलते हैं 0, ठीक है ना। इनफाइनाइट पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो उसको हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया। लेकिन जैसे जैसे हम न्यूक्लियस की तरफ आएंगे इनफाइनाइट से, तो स्केल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो एनर्जी क्या होती जाएगी, नेगेटिव होती जाएगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है इन्फिनिटी पे वो तो 0 है, ठीक है ना। क्यों होती है 0 इन्फिनिटी पे, हमने 0 क्यों माना, इन्फिनिटी पे 0 इसलिए माना क्योंकि वहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा, जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, वो मिनिमम होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या पता होना चाहिए कि जो स्टेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की वो इंक्रीज़ होती जाती है जब वो इन्फिनिटी से न्यूक्लियस की तरफ मूव करता है। क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी नेगेटिव होती जाती है, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती जाती है, नेगेटिव होती चली जाती है। और हमेशा आपको पता होना चाहिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव होगी और जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो पॉजिटिव होगी। और इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट के अंदर जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो भी हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी। अब एनर्जी नेगेटिव का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड है। अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन को एटम में से निकालना पड़े तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब एनर्जी लगानी पड़ेगी वहाँ पे, उसको निकालने के लिए मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि हमें क्या इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, या ऑफ कोर्स वी हैव टू डू द वर्क डन ओवर देयर बिकॉज द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, विच मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन इज टाइटली बाउंड विद द न्यूक्लियस।
तो इसी तरह से ये जो एनर्जी है ये दो तरह की होती है। काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट वेलोसिटी की वजह से होती है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हमारा, हाफ एम वी स्केयर, जो इक्वल टू होगा हाफ जेड स्केयर अपॉन आर। आर इज़ द रेडियस, ई इज़ द चार्ज एंड जेड इज़ द एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से होती है। किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में, नहीं इलेक्ट्रॉन और जो हमारा न्यूक्लियस है उसकी वजह से। और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है, जो किसके इक्वल होती है, जेड स्क्वायर अपॉन आर। अब याद रखना पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, और टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। मैंने मान लिया काइनेटिक इज ई के एंड पोटेंशियल इज ई पी, तो मैंने आई पुट द वैल्यू ऑफ ओवर हियर दैट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर। हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज वन जेड स्क्वायर अपॉन आर, दिस इज हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर। तो वन में से हाफ गया, कितना बच गया, माइनस हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर। तो टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, जिससे हमें पता चला कि टोटल एनर्जी नेगेटिव है। इसका मतलब वो टाइटली बाउंड है, इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी, वर्क डन करना पड़ेगा। और जो पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो नेगेटिव होती है, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पॉजिटिव होती है। इसी थ्योरी के बेस पे मैं ये कह सकता हूँ कि जो टोटल एनर्जी है वो इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। देखो टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ रही है, हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर किसके इक्वल है, हाफ एम वी स्क्वायर के, ठीक है ना। उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आती है, 2 इंटू टोटल एनर्जी। अगर मैं टोटल एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ जाएगा। तो नेक्स्ट बेटा हम लोग कल डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डिटेल में आपको बताएंगे कि बोहर रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मोमेंटम, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो बोहर ने कैलकुलेशंस दी थी हमारे को। तो आज आप लोग यहीं तक करोगे, अदरवाइज़ लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। सभी फार्मूले बड़े अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि बोहर मॉडल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल पर्पज़। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।